किसान भाइयों नमस्कार। मैं विनोद कुमार सचान कृषि संस्कृति चैनल के माध्यम से आज एक बार फिर खेती के बारे में आपसे थोड़ी सी बात करूंगा। मित्रों, हमारे देश में 14 करोड़ लगभग किसान हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से जो आप देखते हो समाचार कि अमुक किसान ने प्राकृतिक खेती के माध्यम से इतने लाख कमा लिए, अमुक किसान ने अमुक फसल की खेती करके इतने करोड़ कमा लिए। खेती करोड़पति बनने का, लखपति बनने का एक साधन है। तो मैं आपको मेरी चैनल में जाएंगे तो मैंने जितनी भी वीडियो डाली हुई हैं, मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि खेती अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, खेती दर्शन शास्त्र का विषय है। खेती विज्ञान का विषय नहीं है, खेती आध्यात्म का विषय है। खेती वो विषय है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के भाव को लेकर के जीता है। हमारे पूर्वज कहा करते थे, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। खैर, अभी 1960 के बाद से अभी तक हम लोग रासायनिक खेती कर रहे थे और रासायनिक खेती करते करते मुझे आज 60-70 साल हो गए। 60-70 सालों में क्या खोया क्या पाया, अगर इसकी विवेचना करते हैं तो मैंने 60 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा करके और 300 मिलियन टन के ऊपर पहुंच गए। ये सरकारी डाटा हैं, हकीकत क्या है वो हमें नहीं पता। आप लोग अध्ययन करेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन आज प्रश्न हो रहा है कि किसान की स्थिति क्या है। तो मैंने बोला कि देश के चंद किसानों को कुछ भी मिला हो हमें नहीं मालूम, लेकिन देश के 90% किसान इस मैकेनाइज्ड और रासायनिक खेती के युग में बर्बाद जैसे हैं। हर किसान अपनी ज़मीन बेचने को आतुर है। कई सारे किसान वर्ष में हजारों की संख्या में किसान खेती में घाटा हो जाने के कारण आत्महत्या करते हैं। खेती में घाटा क्यों होता है, खेती में किसान को आत्महत्या क्यों करनी पड़ती है, अगर इस पर मैं चलूं तो सीधी सीधी बात है कि एक लघु सीमांत मध्यम श्रेणी का किसान जिसके पास 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ ज़मीन है, वो धान गेहूं की खेती करता हो, चाहे दलहन तिलहन की खेती करता हो, या सब्जी की खेती करता हो, या फल की खेती करता हो। कोई भी फल की खेती करने वाला किसान कोई भी करोड़पति नहीं बना। सब्जी की खेती करने वाला किसान भी कोई लखपति नहीं बना। अनाज उगाने वाला किसान भी बर्बाद है। उत्पादन तो बढ़ा है, फलों का उत्पादन बढ़ा, सब्जियों का उत्पादन बढ़ा, लेकिन किसान की स्थिति दयनीय है। आम किसान की वो अलग की बात है। जो बड़े बड़े किसान हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ लिख करके नौकरी करने लगे हैं, जिन्होंने 4-4 ट्रैक्टर ले लिए हैं, LND मशीन ले ली है, बोरिंग करा ली है, जो छोटे किसानों के खेतों की जुताई करते हैं, उनसे कुछ आमदनी कर लेते हैं, उन किसानों की स्थिति अलग है। बहुत सारे किसानों के पास ट्रैक्टर नहीं है स्वयं की बोरिंग नहीं है, उनको किराए के ट्रैक्टर से खेती करानी पड़ती है, दूसरे के ट्यूबवेल से पानी लगाना पड़ता है, या पंपिंग सेट से पानी लगाते हैं तो डीजल लगाना पड़ता है। और अल्टीमेटली उत्पादन बढ़ने के बावजूद किसान को घाटा हो रहा है और घाटे के कारण किसान खेती छोड़ रहा है, उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। मैं विनोद कुमार सचान बार बार कहता हूँ कि खेती का संपूर्ण दारोमदार प्रकृति की व्यवस्था पर निर्भर है। तो जब खेती में हानि और लाभ का विश्लेषण करते हैं तो माना कि हमको चंद लाभ हुआ होगा, थोड़ा सा लाभ हुआ, लेकिन अर्थशास्त्र में हम जहाँ एक और लाभ की बात करते हैं वहीं हानि की बात करनी चाहिए। किसान की जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो गई, यानी कहते हैं कि ह्यूमस किस खेत ज़मीन में 1% ह्यूमस होना चाहिए जो 0.3% बचा। ज़मीन के नीचे 40-50 फुट पर पानी होना चाहिए जो 250-300 फुट 400-500 फुट पर पहुंच गया।
ज़मीन के ऊपर नाना प्रकार की बायोडाइवर्सिटी यानी कि तितली, मधुमक्खी, मेंढक, केंचुआ, चिड़िया होनी चाहिए, वो सब खत्म हो गई। अब हम केवल बचे हैं। मेरा भगवान, मेरा रचयिता, मेरा परमात्मा, जिसको मैं मानता हूँ, जानता हूँ, उसके अस्तित्व को कोई नकार नहीं सकता। 84 लाख योनियों की रचना उसने क्या इसलिए की थी कि हम सबको मार डालें। मेरे पूर्वज कहा करते थे, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। आज जब अपनी फसल की उपज पे किसी को हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। ज़मीन को माँ कहते हैं, लेकिन उसको माँ के साथ जो बिहेव होना चाहिए वो मैं नहीं करता हूँ। माँ को लूट लेने की नीयत, माँ के नीचे का पानी लूट लेने की नीयत से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कितने दिन तक? अभी रासायनिक और मैकेनाइज्ड कृषि के मात्र 70 साल हुए हैं और हालात आप देख रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है, जलवायु परिवर्तन का खतरा है, फसलों की उत्पादन लागत बढ़ गई है, आमदनी नहीं बढ़ रही है, और जो रसायन यूज करते हैं वो मेरे भोजन, पानी, हवा के साथ मिलकर के मेरे शरीर में जा रहे हैं और फिर मैं अस्पतालों की शरण में चला जा रहा हूँ। किसान खुशहाल नहीं हुआ, ध्यान रखना आप। रियलिटी देखी जाए तो किसान की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, मेरा टारगेट 14 करोड़ किसान हैं देश के। और मित्रों, सभी से निवेदन करता हूँ, यदि आपको मेरी बात पसंद आए तो ये मेरी बातें किसानों तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। मैं चाहता हूँ कि देश का उत्पादन ना गिरने पाए, फसलों की उत्पादन लागत घट जाए, मेरी बायोडाइवर्सिटी फिर से जिंदा हो जाए, मेरी ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाए, मेरे ज़मीन के नीचे भूगर्भ जल स्तर ऊपर आने लगे। इसके लिए मैं कहता हूँ प्राकृतिक खेती की ओर लौटना पड़ेगा। प्राकृतिक खेती की ओर लौटने का मतलब है कि मुझे एक बार प्रकृति के वैभव को समझना है, प्रकृति के वैभव को आत्मसात करना है और प्रकृति की व्यवस्था के साथ परस्परता में मिल करके जीना है। पंच महाभूत, धरती, पानी, हवा, आकाश और अग्नि। आकाश का और अग्नि का तो चूंकि मैं बाल बांका कर नहीं सकता, लेकिन हाँ, जाने अनजाने जिस धरती माँ पर मैं खेती करता हूँ उसके अस्तित्व को, उसके स्वरूप को मैं विकृत कर सकता हूँ। जलाशयों को मैं विकृत कर सकता हूँ, भूगर्भ जल को लूट सकता हूँ, वायु पेड़ों को काट करके वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर सकता हूँ, पेस्टिसाइड डाल करके मैं बायोडाइवर्सिटी को नष्ट कर सकता हूँ और फिर बाद में मैं बीमार होकर अस्पताल जा सकता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। परमात्मा ने मनुष्य को ये विचार दिया कि हे इंसान, तू इस प्रकृति रूपी बगिया का माली है और तेरे मन में एक विचार यही चलते रहना चाहिए कि इस भूमंडल पर जितनी भी 84 लाख योनियों की माया है, प्रत्येक जीव सुखी एवं निरोगी बना रहे। क्योंकि भगवान ने जितनी भी जड़ और चेतन जगत की इकाइयाँ बनाई हैं वो सब आपके लिए समर्पित हैं, तो मेरा भी उनके लिए समर्पण होना जरूरी है। मैं क्यों ऐसा प्रयास करता हूँ कि इसको मार दूँ, उसको मार दूँ, उसको मार दूँ? ध्यान रखना, जब हम सबको मार देंगे तो बचने वाला मैं भी नहीं। और मैं बार बार कहता हूँ, मैं अंतिम पीढ़ी का व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे मरने के बाद भी मेरे आने वाली पीढ़ियाँ यहाँ पर जिएंगी, तो आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रकृति की व्यवस्था को एक बार ठीक से समझना है। थोड़ी देर के लिए लालच बंद कर देना है, अपने फायदे की बात नहीं सोचना है, प्रकृति के फायदे की बात सोचना है। और ध्यान रखना, जब प्रकृति रूपी माँ का वैभव सज जाता है, प्रकृति रूपी माँ संपन्न हो जाती है, तो हम मनुष्य, मैं भी सज जाता हूँ, मैं भी संपन्न हो जाता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ। मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है।
समस्या प्रकृति में, चूंकि मैंने समस्याग्रस्त प्रकृति को समस्याग्रस्त कर दिया, इसलिए मेरे जीवन में समस्याएं हैं। जैसे ही प्रकृति समस्या मुक्त हो जाएगी, मैं भी समस्या मुक्त हो जाऊंगा। इसलिए प्राकृतिक खेती करने के लिए हमें अपने खेत की मजबूत मेड़ बनानी है, ताकि वर्षा के सीजन में जब विष्णु भगवान ऊपर से बरसें तो माँ से मिल सकें, माता का और पिता का मिलन हो जाए, और पिताजी माँ के शरीर के इतना अंदर चले जाएं कि भूगर्भ जल ऊपर आ जाए। चूँकि पिताजी माताजी से जब मिलेंगे, तो मैंने एक वीडियो में बोला था कि धरती माता वर्षा के सीजन में श्रृंगार करती है। धरती को सजने का मौका तो दीजिए। आप बीडीसाइड लेके पहुंच जाते हैं, फसल तो अपनी काट लाते हैं, बेच देते हैं, फेंक देते हैं, जला देते हैं, और धरती माता को कुछ देते नहीं। तो ज़मीन में ह्यूमस बढ़े। ह्यूमस के लिए ज़रूरी है कि बायोमास खेत को लौटाएं, पेस्टिसाइड का प्रयोग कम कर दें, बंद कर दें। पेस्टिसाइड हमारे दुश्मन हैं, रासायनिक उर्वरक हमारे दुश्मन हैं। अगर मैं इनके मोह जाल में फंसा रहा तो फिर समझ लीजिए आपको आगे बहुत तकलीफ होने वाली है। इसलिए मैं अपने मित्रों से निवेदन करता हूं कि यदि मेरे विचार उचित लगते हों, बहुत सारी वीडियो है मेरी, अगर मेरी वीडियो पसंद आती हों तो इसको देश के किसानों तक पहुंचाने का प्रयास करें। किसान बहुत दुखी है, और किसान जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, जो नीति निर्माता हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो टेक्नोक्रेट हैं, किसी भी क्षेत्र में हो, अगर पढ़े लिखे लोग किसान के साथ ठगी करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। और किसानों से भी निवेदन है कि अगर आप नेचर के साथ ठगी करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे। देश में दो ही समस्याएं हैं, किसान के पढ़े लिखे बच्चे किसान के साथ हमदर्दी का भाव अपनाएं, और किसान का कर्तव्य है कि वो प्रकृति रूपी बगिया के साथ हमदर्दी का भाव रखे। सारा समाज दुख सुखी हो जाएगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। और अगर हम एक दूसरे को लूटने का ठगने का प्रयास करते रहे, किसान ने नेचर को ठगा, हम लोगों ने किसान को ठगा, तो फिर क्या है, ठगी ठगा के खेल में वही जीतेगा जो बड़ा ठग होगा। और वो बेशक सोचता है कि मैं जीत गया, लेकिन लास्ट में हार उसकी भी होने वाली है। नमस्कार।